सर आज किसी क्लास है, मतलब क्या टॉपिक है आज? अभी तो सीसीएनए स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि जिनको बेसिक क्वेरीज वगैरह हैं वो अपना क्लियर कर लें आज, और टाइम देते हैं। और ओके। कोशिश करेंगे, अगर आज क्वेरी नहीं रहती है तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो आज थोड़ा सा सिनेरियो, सॉरी, क्वेश्चन एंड आंसर बेस पर ही सारी चीज़ें हैं। और सभी लोग एज पर नीड, अगर किसी को भी कोई ऐसा क्वेरी है बेसिक, तो आज बिल्कुल स्टार्टिंग से पूछ सकते हैं। मीन्स समझो, जीरो से आप पूछ सकते हो। बेसिक नेटवर्किंग थोड़ा आपको आना चाहिए, लाइक कंप्यूटर क्या है, लैन मैन के बारे में ये सब है। इसके अलावा अगर किसी को कोई बेसिक क्वेरी है बेसिक नेटवर्किंग को लेकर, या कोई भी दिमाग में ऐसे आपके डाउट है या कुछ भी है, तो पहले उसको 10 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, क्लियर कर लो एंड देन आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिक नेटवर्किंग के लिए अगर बेटर है, मैंने एक लेक्चर शेयर किया था सभी को ग्रुप में, तो मिल गया होगा। मैंने लास्ट जो आप लोगों का नेटवर्किंग का लेक्चर लिया था, हाँ सर, यूट्यूब पे लिंक किया था आपने हाँ डॉक्यूमेंट। वहाँ पर भी था। नहीं तो वेबसाइट को, जिनको जिनको एक्सेस मिल चुका है, आप जब अपना कोर्स एक्सेस करोगे और यहाँ से आप अपना सीसीएनए का स्टडी स्टार्ट करोगे, तो आपको नेट मॉड्यूल 1 जब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे वेबसाइट का, जिनको जिनको एक्सेस मिला है। आप लोग जो मॉड्यूल 1 है इसमें कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये दो चीज़ें जो है ना, ये एक तरीके का समझ लो 2 घंटे का लेक्चर है, बट इसमें आप 2 3 4 घंटे टाइम देंगे तो आसानी से बेसिक फंडामेंटल समझ जाएंगे, देख लेंगे। बाकी ये बेसिक नेटवर्किंग का ही पार्ट है, लेकिन मैंने इसको एज पर सीसीएनए कॉन्फ़िगर किया है या लेकर मैं गया हूँ। तो बेसिक लैन मैन कैन वैन के बाद आप लोग समझ लो कि देख लेंगे। और आज मैं ओएसआई मॉडल स्टार्ट करूंगा, तो मीन समझ लो कि आपका कोर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, अगर कोई क्वेरी है बेसिक नेटवर्क को लेकर तो पहले उसको सॉल्व करते हैं एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी समझ लो कि बहुत टाइम है। ठीक है, 1 बाय 1 अगर कोई क्वेरी है तो बिल्कुल पूछिए। मेरा एक सर क्वेरी डेट था सर। आप लोग ने हम्म। कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ डाउनलोड करने बताया था क्या सर? क्योंकि मैं स्टार्टिंग के कुछ 10-15 मिनट्स नहीं था वो कोई लाइव नहीं, में। अभी मैं आगे बताऊंगा, उसको आप रहने दो अभी। एप्लीकेशन में शेयर कर दूंगा, ठीक है, लैब के लिए। ओके ओके सर। मेरा एक क्वेरी था। हम्म। अब डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स वो कुछ समझ नहीं रहा। ओके, वो भी अभी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे सीसीएनए टॉपिक में, ठीक। ओके हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स लाइव सर, कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ओके। सर सर अगर हमारे अंदर 2 मिनट है सर, ठीक। अभिषेक की आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं कह रहा कि सर, अब आ रही है सर आपके? नहीं नहीं, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दो क्वेरी। ठीक है, आई थिंक बेसिक कोई क्वेरी नहीं है, सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो बेसिक सर पता होना चाहिए। मैं हेलो। क्लियर करा देता हूँ बेसिक क्या है, कैसे है और क्या पढ़ना है। हाँ, क्या कह रहे हो आप अनुराग? हाँ। हाय सर। सर मेरा एक आपने आज वीडियो जो दिया था उसको देख रहे थे। हम्म। तो उसमें सर एक है कि आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। कोई नहीं, आईपी मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल जीरो से, आप भूल जाओ, नहीं पता रहने ठीक। दो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, मैं वो स्टार्ट करूँगा। वो बस एक इंट्रोडक्शन था कि थोड़ा आइडिया लगे आपको कि क्या है नेटवर्क, नेटवर्किंग, ये सब, ठीक है। ठीक है सर। अभी मैं चलने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आईपी तो समझो 2 3 दिन में मैं खत्म करूंगा, 2 3 दिन लगेगा उसको प्रॉपर कंप्लीट करने में, राइट। तो ये, चलो ठीक है, अब यहाँ से म्यूट रखेंगे और मैं स्टार्ट करता हूँ।
एक क्विक सेशन ले लेते हैं, जैसे नेटवर्किंग फंडामेंटल को लेकर, कि नेटवर्किंग का मतलब ही होता है कि हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन पीसी और फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस टू अनदर नेटवर्क डिवाइस. ओके, so we can use different types of networking media or networking mode to transfer the data from one source to another. Like you can transfer data through wired, you can transfer data through wireless. Okay, so which one is best for communication? Wired. Wired. Any reason why wired communication is better in compare of wireless? लंबी कनेक्टिविटी मिल जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, बैंडविड्थ अच्छी मिल जाती है, स्पीड अच्छी मिलती है, और सर लेकिन प्रॉब्लम नहीं होता है सर। Okay, डिस्कनेक्ट नहीं होता है अपने आप। कनेक्शन में इंटरप्शन नहीं होता है सर। right, right. ओके, तो सब तो पता है बेसिक सभी को। उसके अलावा लैन मैन कैन मैन, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारा एक स्मॉल एरिया है, आप इंटरनेट के साथ नहीं कनेक्ट हैं, एक घर पे आपने ऑफिस सेटअप किया है, 100-200 कंप्यूटर आपने लगा रखा है, 10-20-50 कुछ भी हो सकता है, और उन सभी को सिर्फ लोकली आपस में कनेक्टेड है, किसी दूसरे कंपनी के नेटवर्क या किसी दूसरे नेटवर्क से काम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो वो लैन है। दो लैन आपस में कनेक्ट करते हो तो मैन है। वाइड एरिया नेटवर्क हमारा होता है जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हो। और यहाँ पर एक मॉडल हमारा आ जाता है क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। ओके, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल? बेसिक जब तक है तब तक ही पूछ सकते हैं, आगे नहीं पूछेंगे। ओके, क्लाइंट मीन्स होता है, या देखो दो तरीके का हम लोग इंटरनेट पर वर्क करते हैं। एक जोन समझ लो कि है जिधर सर्वर मशीनें लगी होती हैं। ओके, और इन सर्वर मशीन का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो जो भी हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एसओएस बोला जाता है, या तो इन्हीं को बोला जाता है एनओएस। इंडस्ट्री में ये सब वर्ड आप लोगों को मिलेगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया जो कि जोन 1 है, और एक जोन 2 है जिधर हमारे कौन से यूजर काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स वर्क कर रहे हैं। इधर समझ लो कि हमारा सर्वर वर्क कर रहा है। तो सर्वर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं। जैसे इसमें विंडोज सर्वर आ जाता है, विंडोज सर्वर, और इसके बहुत सारे एडिशन है, लाइक 2003 से अगर आप देखेंगे 2008, 12, 16, 19, 2022 मल्टीपल सब एडिशन है। ऐसे लिनक्स का सर्वर आता है, उबंटू का सर्वर आता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म या कंपनियां हैं जो कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाती हैं। तो इन सभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करने का। सर्वर के लिए एक बहुत बड़ी हैवी मशीन या हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक सर्वर को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल्स ऑफ क्लाइंट क्या करते हैं? ट्रैफिक अपलोड करते हैं या सेंड करते हैं। अब हजारों लाखों ट्रैफिक हो सकता है, और इतने यूज़र अगर एक मशीन पर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेटवर्क डाउन हो जाएगा, मशीनें काम करना बंद कर देंगी। इसीलिए सर्वर को क्या किया जाता है? बहुत बड़े हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लान किया जाता है। जितने यूजर उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर का प्लान किया जाता है। तो सर्वर का काम होता है सर्विस प्रोवाइड करने का, और क्लाइंट का काम होता है सर्विस एक्सेस करने का। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास विंडोज 7 है, 8 है, 8.1 है, 10 है, 11 है, ऐसे करके आ जाते हैं। मल्टीपल्स ऑफ लिनक्स के भी क्लाइंट एप्लीकेशंस हैं, उबंटू क्लाइंट बेस पर भी आता है, डेबियन क्लाइंट बेस पर आता है। तो इन सभी क्लाइंट एप्लीकेशन, मोबाइल यूज़र भी हमारे क्लाइंट की तरह काम करते हैं, टैबलेट है, इन सब चीज़ों का। तो इन सब में भी एंड्रॉयड भी एक तरीके का क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्विस एक्सेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ मॉडल of communication between client and server. Okay, client access different types of services from server, and server क्या करता है? server provide services to clients, okay, as per need or requirement. अब एक कंपनी में आपने देखा कि अगर सर्वर और क्लाइंट है तो यहाँ पर टेक्निकल टीम या जो भी हमारे यूजर होंगे या जो इंजीनियर्स वर्क कर रहे होंगे, उनके लिए इन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन और मैनेज करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं।
क्लाइंट लेवल पर जो इंजीनियर होते हैं वो एक तरीके का बेसिक प्रोफाइल स्टार्ट जिनको करना होता है, या एंट्री लेवल की जॉब जब करते हैं, या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, इन सारी चीज़ों के लिए, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, इन सब चीज़ों के लिए तो L1 जैसी प्रोफाइल के लिए ये मिलता है। और सर्वर पर काम करने के लिए क्या फ्रेशर वर्क कर सकता है? 95% और 99% बोलो कि फ्रेशर के लिए सर्वर पर काम करना पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो सर्विसेज भी नहीं समझ पाएगा, बहुत सारी चीजें। और कंपनीज कभी भी डायरेक्टली फ्रेशर को एज अ सर्वर एडमिन हायर नहीं करती हैं, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हायर नहीं करती हैं, राइट। तो सर्वर को मैनेज करने के लिए क्या होता है, एक और टीम होती है जो कि बोला जाता है L3 टीम या एडमिनिस्ट्रेटर टीम। L2 टीम भी इधर आप बोल सकते हो, L2 एंड L3। इन सब का काम क्या होता है कि टॉप लेवल की सर्विस मैनेज करना एक कंपनी के अंदर। जैसे कंपनी के थ्रू जो सर्विसेज दी जा रही हैं क्लाइंट को, अब मान लिया कि आपकी एक कंपनी है जहाँ पे आपने वेबसाइट होस्ट किया और उस पर आप कोई कोर्सेज सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आप एक सर्वर रखोगे, सर्वर के लिए इंजीनियर रखोगे, वो वेबसाइट बनाएंगे, होस्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, कोड प्रोग्राम सब करेंगे। आपको इंटरनेट सर्विस लेना पड़ेगा, और उस पर कितना यूजर आ रहे हैं मंथली, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरेज देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग बैंडविड्थ देना पड़ेगा, सारी चीजें प्लान करना पड़ता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, और ये क्लाइंट सर्वर कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्सन को बोलो, वो इन मशीनों को बोला जाता है कि जो क्लाइंट लेवल पर एक्सेस करें और जो सर्वर लेवल पर एक्सेस प्रोवाइड करें या सर्विस प्रोवाइड करें। क्लियर है? तो अभी हम लोग देखें यहाँ पर जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है, एक तरीके का मेरा यहाँ पर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझ लो कि मैं एक SOS बेस पर काम कर रहा हूँ, और बाकी सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एज अ क्लाइंट वर्क कर रहे हैं। तो Client इसमें होता operating क्या system। है कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट करता है ना, और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स नहीं समझ में आया, तो सर्वर क्या करता है, मीन्स आंसर करता है। सेम ऐसे ही हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इन केस एनीवन आस्क अबाउट क्लाइंट सर्वर मॉडल, देन यू कैन डिफाइन लाइक क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ मॉडल ऑफ नेटवर्क or data transmission where server serve the data and client access the data। आप ऐसे सिंपल आंसर कर सकते हो। इंटरव्यू वगैरह आपको बहुत इजी लगेगा जब आप एक बहुत ही मतलब कि पॉइंट वाइज आंसर देना स्टार्ट करोगे। कभी भी रट कर और इन सारी चीजों को लेकर आंसर जो फ्रेशर लेवल पर भी तैयारी कर रहे हैं कुछ भी ऐसे तो नहीं करेंगे, विथ एक्सपीरियंस्ड चीजों को आप शेयर करेंगे। तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी ने कभी काम किया आप में से, इंडस्ट्री के अंदर, पर्सनली नहीं? यस सर। एक दो लोगों ने बस? सर थोड़ा बहुत किया है जी। 3 और कोई? मैंने भी किया है। 4। तो कैसी सर्विसेज आप मैनेज करते हो, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जितने भी लोगों ने वर्क नहीं किया उनको थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ ये चीजें हम सर्वर लेवल पर मैनेज कर रहे हैं, लाइक DNS, DHCP, AD क्या है? सर मेरा जो और DNS मैनेज करते हैं। ओके, तो कोई DNS मैनेज कर रहा है? सभी लोग ध्यान से सुनना हेलो। जिनको ये आइडिया नहीं है क्या होता है सर्वर पर। हाँ, DHCP है सर। कोई DHCP मैनेज कर रहा है, AD है सर, जैसे यूजर वगैरह मैनेज करने, ADA मैनेज करने। राइट, फाइल यूजर सर्विस। वगैरह हो गया, फाइल सर्विस हो गया, हाँ जी। WD है सर, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। WDS जैसी सर्विस हो गया। हाँ जी। तो जिनको नहीं आइडिया सर्वर पर होता क्या है, तो ये कुछ सर्विसेज इन लोगों ने बताया जिस पर काम किया जाता है। अब एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या जब बड़ी प्रोफाइल के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, आप ये जो कोर्स कर रहे हो ना, इसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तक की प्रोफाइल का इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो अगर आपने सक्सेसफुली अच्छे से एक एक पॉइंट को प्रैक्टिस करते हुए किया तो। म्यूट कर लेंगे, बैकग्राउंड में हल्की हल्की नॉइज आ रही है। तो मैं क्या बता रहा है कि अगर आप CCNA और सिक्योरिटी अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यानी कि सिक्योरिटी फील्ड का भी जॉब आपको मिल सकता है, और नेटवर्क एडमिन का भी, टेक्निकल सपोर्ट का भी, बहुत सारे जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो एज अ फ्रेशर। बाकी एक्सपीरियंस है तो विद दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और
साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जॉब, ओके, आप उस लेवल के एलिजिबल हो जाओगे। बट अगर आपने पूरा अच्छे से कवर किया तो, क्योंकि ज्वाइन करने से कोर्सेज कुछ नहीं होता है, स्किल आप कितना मेंटेन कर रहे हो अपना या लर्न कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। डीएनएस यहाँ पर जैसे बताया गया डीएनएस होता है, तो जिन्होंने भी ये सभी आंसर दिया वो लोग सर्वर लेवल के कुछ काम करते हैं। एक सर्वर इंजीनियर सर्वर के सभी रोल को मैनेज नहीं कर सकता है ना, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। आप एज अ सिस्को इंजीनियर बनेंगे या राउटर स्विच वगैरह के इंजीनियर बनेंगे और ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू कॉन्फ़िगर एवरीथिंग ऑन सिस्को राउटर एंड स्विचेज एंड एवरीथिंग, ओके। किसी भी ऐसी डिवाइसेस या जूनिपर एचपी जो जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं, आप उसके लिए पूरा एलिजिबल नहीं हो जाओगे कि आप बिल्कुल सब कॉन्फ़िगर कर दोगे, ओके। सिंगल कोर्स इज नॉट ओनली देयर टू कॉन्फ़िगर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, राइट। कि आप ओनली सीसीएनए के बिहाफ पर सब, बहुत बड़ा डोमेन है इसमें, 2-4 साल नहीं बल्कि आप लाइफ टाइम पढ़ते रहोगे तब जाकर ये सब चीजें क्या होती हैं, अपडेट रहती हैं। अगर आपने गैप किया तो वहां से आपका क्या हो जाता है, स्किल डाउन हो जाता है और ऑब्वियसली आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो करने का मतलब है कि आज आप पढ़ रहे हो, आपको आगे भी पढ़ते रहना है। इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आप हैं, लर्निंग अगर आपने स्टॉप किया तो अर्निंग भी आपका क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा, रुकना स्टार्ट हो जाएगा और पीछे वाले क्या होंगे, उस अर्निंग के ऊपर बैठ जाएंगे और आपको कंपनी थोड़े दिन के बाद कहेगी कि तुम जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो एज पर इंडस्ट्री डिमांड हमें अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को और सारी चीज़ों को अपग्रेड करना होता है। आज के 10 साल पहले जिन्होंने आप में से बोला कि मैं 10 साल का वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एक्सपीरियंसड हूँ, जब आप 10 साल पहले अपना एंट्री लेवल का जॉब स्टार्ट किए होंगे उस समय क्या इंटरव्यू सिनेरियो होगा और क्या काम चल रहा होगा, और आज एक बिगिनर जाएगा इंडस्ट्री में तो कितना डिफरेंस मिलेगा, आप चाहो तो खुद देख सकते हो या आपको पता भी होगा, है हाँ या ना, है ना। कि अगर आप 10 साल पहले जो इंटरव्यू दिया था, जिस चीज के लिए दिया था, वो कितना इजी था, आज के समय पर आप 5 दिन कोर्स कर लो तो वो चीज निकल जाएगी। क्यों? बिल्कुल जी। बट आज आप 5 महीने करते हो तो भी फ्रेशर के लिए मार्केट में भटक रहे हैं। मीन्स हम कहीं ना कहीं अपनी स्किल को उस लेवल पर अपडेट नहीं कर रहे हैं जो आज इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, राइट। अगर वो हम अचीव करना स्टार्ट कर दें, अपनी स्किल के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दें, तो आई थिंक वही लगेगा जो आज के 10 साल पहले आज हमें लग रहा है कि वो क्या बढ़िया था कि 4 क्वेश्चन कि चलो बताओ व्हाट इज डीएससीपी, डीएससीपी बहुत बड़ी चीज थी। आज डीएससीपी लोगों को रट जाता है, ऐसे डीएनएस के बेसिक फंक्शन ऐसे समझ में आ जाते हैं। एक बार बोलो एडी के बारे में, उनको 10 आंसर ऐसे ही मिल जाते हैं, एडी तो यही यही होता है। तो कंपनीज बेसिक, अब ये सब बेसिक में चीजें आ गई हैं, बहुत ही उस पर बहुत सारे एडवांस एडिशनल टॉपिक और इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं, स्किल्स टेस्ट करी जाती हैं क्योंकि बहुत ही कंपटीशन है। तो जैसा कि इन्होंने बोला सर्वर में डीएनएस मैनेज करते हैं, डीएनएस के अंदर बहुत सारी सर्विस होती है, बट एक मेन फंक्शन इसका है कि आईपी को नेम में मैनेज करने का काम और नेम को आईपी में। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, सर्वर के थ्रू। आप सब लोग google.com को एक्सेस करते हो या सीखोलाइव.com को एक्सेस करते हो, हमारी वेबसाइट, तो क्या आप उसकी आईपी से एक्सेस करते हो? नहीं ना, आप नेम से एक्सेस करते हो। ये जो सर्वर है ना, सर्वर, ये जहां भी कॉन्फ़िगर होता है सबसे पहले ये किसके साथ कॉन्फ़िगर होता है, आईपी एड्रेस के साथ, ओके। इस आईपी को ऐसे नेम के साथ क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है थ्रू डीएनएस। इस तरीके का सर्विस सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करने का काम डीएससीपी सर्विस का होता है। यूजर मैनेज करने का काम एडी का होता है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि हम सब लोग फेसबुक पर, गूगल, जीमेल पर अपने यूजर वगैरह को क्रिएट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक इंटरफेस आपको दिया गया है बाई सर्वर, है ना। अगर गूगल सर्वर बंद हो जाए तो क्या आप गूगल के आईडी या गूगल के अकाउंट को क्रिएट कर पाओगे, जीमेल आईडी और ये सारी चीजें? तो कहीं ना कहीं आप यूजर क्रिएट कर रहे हो, वो कहाँ पर हो रहा है, हमारे सर्वर पर हो रहा है, ओके। तो ये तमाम आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि आप इंटरव्यूअर या इंटरव्यूवी के साथ क्या कर सकते हो, आप एज अ मैनेज कर सकते हो, ओके। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल है, जो भी हमारे स्विचेज वगैरह के बारे में ये फंक्शन वगैरह हो रहा है, ये सब आगे डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, स्विचेज एंड राउटर एंड एवरीथिंग। बट बेसिक फंक्शन बताएं तो स्विचेज का काम क्या होता है, मल्टीपल क्लाइंट मशीन को कनेक्ट करना, है ना।
बहुत सारे क्लाइंट मशीन को कनेक्ट करने यस के लिए सर। हमें स्विच वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पर 50 कंप्यूटर हैं और आपके पास एक राउटर है। राउटर पर लिमिटेड पोर्ट होते हैं, 2 पोर्ट 4 पोर्ट ऐसे करके अगर है, तो उस राउटर से आप उन 50 कंप्यूटर्स को तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्विच लेना होगा। राउटर के एक पोर्ट से इंटरनेट दे देंगे स्विच पर, स्विच के सारे पोर्ट पर इंटरनेट ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बस हमें आईपी कॉन्फ़िगर करना है और सभी क्लाइंट को स्विच के साथ कनेक्ट कर देना, राइट। तो इस बेस पर हमारा राइट क्या सर। होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होता है। ऐसे ही राउटर का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में है। मान लिया कि मैं एक्स नेटवर्क में हूँ, यहाँ पर अभिषेक बी नेटवर्क वाई में है, और यहाँ पर अग्निवेश करके वो मान लिया जेड नेटवर्क में है, या कोई अनदर आईएसपी से है, किसी किसी दूसरे कंट्री से, स्टेट से, ऐसे हैं। सब लोग अपने अपने घर से, अपने अपने ऑफिस से यहाँ पर ज्वाइन है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू। तो ये कौन पॉसिबल करा रहा है या किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट और ऐसे राउटर को सॉरी रूट को हैंडल करता है, राउटर। तो राउटर्स का काम ही राउटर। होता है कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में क्या करना, कम्युनिकेशन को मैनेज करना। राउटर बहुत सारी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, एक एक करके हम लोग आगे सीखेंगे समझेंगे, ओके। और बेसिक वगैरह में तो फायरवॉल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एनआईसी कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिस इज द एनआईसी कार्ड। हाँ सर, नेटवर्क एंड इंटरफेस कार्ड। हाँ, इसमें भी इंटरव्यूअर वगैरह क्वेरी क्वेरी कर लेता है, लाइक व्हाट इज द हाँ यूज ऑफ सर। एनआईसी कार्ड। सर एनआईसी कार्ड हम जो हमारा लैपटॉप होते हैं उसको मतलब नेटवर्क के साथ जोड़ती है मतलब। हम्म, आईपी असाइन करते हैं जो एनआईसी कार्ड पे करते हैं। right, right. So to create an interface or network interface with the help of NIC card, okay? लाइक अगर आप दो लैपटॉप के बीच में भी लैन केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो ना, तो तभी वहां पर लैन या वाईफाई के थ्रू पॉसिबल है कनेक्शन, जब उस पर एक एनआईसी कार्ड लगा हो, है ना, या कनेक्ट हो। वाईफाई कार्ड आपका इस तरीके से होता है कंप्यूटर वगैरह पर, और वायर्ड जो होता है वो इस तरीके से होता है। आप सबको पता होगा, एक चीज मैं अगर बताऊं, आप लोगों के मोबाइल में भी कार्ड लगा होता है। आप लोगों को जब कभी भी ऐसा मोबाइल में इशू आया होगा, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, तो आप जाते होंगे तो वो बोलता होगा नेटवर्क आईसी खराब हो गया, ऐसा सुना है कभी? हाँ हाँ सर, सुना है। वो बोलता है नेटवर्क आईसी खराब हो गया। तो ऐसा क्यों, वो गलत नहीं है, उनको ये चीज ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उस लेवल पर जो नॉलेज है ना वही है, और वो सही भी है। उसमें हम नेटवर्क कार्ड नहीं बोल सकते क्योंकि वो कार्ड नहीं होता है ना। तो वो आईसी ही होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं, वो बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी पे बने हुए वो सब कंपोनेंट्स उसके अंदर आप देखते हो ना लगे होते हैं ना, चिपसेट्स लगे होती हैं। तो उनको इसीलिए बोला जाता हाँ है कि आईसीज हैं उनको, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या ऐसे जो भी हैं। तो वो हमारा कार्ड नहीं बोलेंगे उस कंडीशन में। आप लोग भी एज ए टेक्निकल ये सब चीजें क्लियर रखेंगे। तो मोबाइल के पास भी या टैबलेट के पास भी नेटवर्क आईसीज लगी होती हैं टू हैंडल नेटवर्क कनेक्टिविटी, ओके। और आप अपने मोबाइल पर केबल या लैन केबल के भी थ्रू इंटरनेट चला सकते हो। वाईफाई से तो आप चलाते ही चलाते हो, लैन केबल के लिए आपको ऐसे पोर्ट की जरूरत नहीं है, बट जो आपके सी पोर्ट होते हैं ना, आई थिंक अब जो मोबाइल आ रहे हैं, पहले के मोबाइल में इतना फीचर नहीं था, अब जो पोर्ट आ रहे हैं, जो सी है वो मल्टीपल टाइप्स के लिए, मल्टीपल फंक्शन के लिए आता है ना। डेटा ट्रांसमिशन, चार्जिंग, बहुत सारी चीजें। पहले देखो मोबाइल में, बहुत पुराने फोन में चार्जिंग का अलग पोर्ट और डेटा ट्रांसमिशन का अलग होता था, पता है किसी को? हाँ यस, सर, फोन हाँ में सर, अब एक ही पोर्ट में सब है ना। अब तो सी टाइप से सर अब डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम्म। तो जो एनआईसी कार्ड है, दिस पर्टिकुलर कार्ड हेल्प अस टू कनेक्ट one device to another device for network communication or for data transmission, okay. But particular NIC card has unique address which is MAC address. इसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस इसके एक तरीके का, ओके म्यूट करके रखें थोड़ी देर, एक तरीके फिजिक का, फिजिक हाँ बताइए बताइए बताइए। फिजिकल एड्रेस होता है सर ये, सभी ओके कंप्यूटर का। और सभी कंप्यूटर का अलग 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 होता है ये, यूनिक ओके, होता है सभी का।
फिजिकल एड्रेस एंड यूनिक एड्रेस होता है, सर जो मीन्स भी मतलब अगर इस कंप्यूटर का एड्रेस है एक्स तो इसका एक्स नहीं हो सकता, है ना? ऐसा हो सकता है? नहीं सर, अलग होगा। अलग होगा। इंडिया में मैंने एक एनआईसी कार्ड खरीदा जिसका मैक एड्रेस एक्स था, और मैंने यूएसए में खरीदा, क्या इन दोनों डिवाइस का हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता नहीं सर, सर। अलग होगा ना उसका भी। क्यों विंडोज अलग होगा? वो स्पेसिफिक। तो दूसरे देश का है। पूरे वर्ल्ड में सर एक ही होता है एक मैक एड्रेस। ये वर्ल्ड वाइड सर्विस कंट्रोल होती है। तो ये करता कौन है फिर? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन एड्रेसेस को एक सेंट्रलाइज्ड वे से कंट्रोल कर रहा है? हमारे आईएसओ पीएम तो वहाँ के सर, उसे आईएसओ आईएसओ इंटरनेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सही है। म्यूट करके रखेंगे थोड़ा सा, जो बोल रहा है वही आंसर करे, बाकी हम म्यूट करके हंस लें जितना हुआ। तो बहुत अच्छा आंसर है ये, मुझे भी एक अच्छा आंसर मिला, मैं भी अब इसको बताऊंगा क्योंकि ये मल्टीपल आंसर के लिए रेडी है आईएसओ, राइट? ऐसा दिमाग में मेरे नहीं था। बट हाँ, इंटरनेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सब चीजों को मेंटेन करती हैं, मैनेज करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताइए। IEEE। IEEE। मैक एड्रेस का आंसर कौन दे रहा था वो बताए ना? मैं पूरा बता रहा था तो फिर बीच बीच में बता रहे थे तो हमने कहा कि पूछते हैं कितना बताया है। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? अब आप पूरा नेटवर्किंग सीसीएनए मास्टर हो जाएंगे, उसके बाद IEEE का सीसीएनए में क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव, तो क्या करेंगे? फेल हो जाएंगे एक नंबर से। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो ये सब रट डालेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, राइट? ये हमारा क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन सब चीजों को सेंट्रलाइज्ड लॉ एंड पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। एक ही नहीं है, मल्टीपल्स ऑफ आईएसओ हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टास्क को मैनेज करती हैं। हम लोग आगे कुछ इंटरनेट अथॉरिटीज के बारे में पढ़ेंगे इन आईपी एड्रेस चैप्टर, ओके? बट मैक एड्रेस जो होता है एक यूनिक एड्रेस होता है, और अगर एक एनआईसी कार्ड को मैक एड्रेस मिला एक्स तो ये रजिस्टर्ड होता है। और कोई भी कंपनी, चाहे वो किसी भी कंपनी का लैपटॉप या आप डिवाइस लो, वो ऐसा नहीं है कि अपने मैक एड्रेसेस को सेम एड्रेस पर रख दे, ओके? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर वाई एड्रेस होगा और यहाँ पर एक्स होगा। मैक एड्रेस जो है टोटल 48 बिट्स का एड्रेस होता है। कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स का, और हेक्साडेसिमल वैल्यू होता 48 है। बिट्स का होता है। A to हाँ F एंड 0 to 9 के बीच की वैल्यू इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी लोग विंडोज लैपटॉप या लाइनेक्स इस्तेमाल करते हैं, अगर विंडोज यूजर हैं उस पर लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे आपको मैक एड्रेस मिल जाएगा, या तो आप लिखेंगे गेट मैक, विंडोज पर हैं तो गेट मैक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आपको आपका मैक एड्रेस, जितने भी आपके कंप्यूटर पर एक से ज्यादा एनआईसी कार्ड लगाए जा सकते हैं तो जितने लगे होंगे सभी का मैक एड्रेस आ जाएगा। लाइनेक्स पर है तो लाइनेक्स पर आपको क्या लिखना होगा? IFCONFIG, इफ कॉन्फ़िग, ओके? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक 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 कंप्यूटर के अंदर सर एक मैक एड्रेस हो सकता है ना, एक नहीं, ही ज्यादा टाइम हो पे। जाएगा, ज्यादा कर सकते हो। मान लिया हमारे सिस्टम पर 4 एनआईसी कार्ड है तो 4 एड्रेस होगा, है ना? 4 आईपी होगी। इसी अच्छा एड्रेस, सर, इसी कार्ड पर आप एक सिस्टम आईपी पे भी मैक्सिमम अप्लाई कितने करते हो। मैक वन एड्रेस? मिनट, 1 मिनट। इसी कार्ड पर आप आईपी भी अप्लाई करते हो, और इसी पर आप क्या करते हो, इस पर आपका प्री डिफाइंड मैक एड्रेस भी होता है। और कार्ड को हम मैक एड्रेस के साथ क्या करते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं, और आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, राइट? मैक एड्रेस एग्जिस्ट करता है यहाँ पर एआरपी रेजोल्यूशन के लिए, बट उसको हम लोग स्विचिंग कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर ऐड करूंगा तो कंफ्यूजन होगा। तो इस कार्ड को आईपी एड्रेस हम देते हैं ताकि हम एक कार्ड से दूसरे कार्ड के बीच में कम्युनिकेशन इनेबल कर पाए, राइट? क्लियर है? राइट सर। तो एक कंप्यूटर पर आप एक से ज्यादा एनआईसी कार्ड अप्लाई कर देंगे तो एक से ज्यादा मैक एड्रेस होगा,
एक से ज्यादा आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, राइट? ये कर सकते हैं। क्या क्वेरी था कि कोई पूछ रहा था कुछ? मैं बता रहा था तो कोई पूछ रहा था, अभी शांत है। क्या था क्वेश्चन? सर मैं ये कह रहा था कि एक अगर हमारे पास एक लैपटॉप है तो उसके अंदर हम एक ही मैक एनआईसी कार्ड लगा सकते हैं ना, मतलब ये, और उससे भी ज्यादा लगा लगा सकते सकते हैं हैं, कुछ? मैंने बता तो दिया, जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, जितने पोर्ट आपके पास हैं। लैपटॉप आपके, में बाय डिफॉल्ट दो एनआईसी कार्ड होता ही है, एक वायरलेस और एक वायर्ड, हाँ, दो होता है। और एक आप तीसरा। एक चाहो यूएसबी वाला खरीद के 250-500 रुपए का एक और लगा दो, चलता है एक साथ। वैसे अभी लेकिन रिसेंट अभी हमारे ऑफिस में एक केस हुआ है यही। क्या? उनका एनआईसी कार्ड नहीं चल रहा था तो उन्होंने एक्सटर्नल लेके आए, उन्होंने मतलब बनाने दिए थे, हम्म। लेकिन 2 से 3 दिन लगेगा तो उतना टाइम नहीं था, तो बोले कि एक्सटर्नल यूज कर लो आप। हाँ, तो वो रखा जाता है। आपका जब इंटरनल में कोई प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल आप इस्तेमाल कर लीजिए। 250-500 रुपए का, ये आपको वायर्ड भी 500-600 रुपए में बढ़िया आ जाता है। हम्म। क्लियर है? तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48। इसको डिजिट में अगर आप देखेंगे तो 12 डिजिट के आसपास एड्रेस होता है। और ये इस तरीके से लिखा गया होता है, A0:20 ऐसे करके। ये बस मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। हेक्साडेसिमल वैल्यूज में ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है ये। तो आप इसमें से भी देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट ये दिख रहा है, 6 नंबर, ये आपके वेंडर इंफॉर्मेशन को दिखा देते हैं, राइट? कि मैन्युफैक्चरर कौन है। और इधर का इंफॉर्मेशन हमारे कोई ऐसे अपडेट में नहीं देखने को मिलता। तो ये जो वेंडर डिटेल्स आपको मिलती है, ये किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, मैक वेंडर लुकअप, मैक वेंडर, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप उन पर अपने मैक एड्रेस का 6 डिजिट स्टार्टिंग का पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके आपको डिटेल्स मिल जाएगा वहाँ पे। जैसे मैं कोई भी मैक एड्रेस यहाँ पर ले लूँ और मैक वेंडर लुकअप एंटर। अब देखो बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, जिस पर भी आ जाओ और यहाँ पर उसको पेस्ट करो, ठीक है, जो भी आपका मैक है। देखता हूँ, जैसे A0:2E:4D नॉट फाउंड। तो मैक एड्रेसेस मुझे क्या करना होगा? एज इट इज किसी ना किसी वेंडर का होना चाहिए। कोई अपना मैक एड्रेस बताएगा? चाहे तो बता सकता है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं। ठीक है सर। 441। ये देखो एक कंप्यूटर है, और इसका मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और मैं यहाँ पर लिखूंगा आईपी कॉन्फ़िग। बस इतना लिखेंगे, आपको विंडोज में मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में मुझे ऑल लिखना पड़ेगा, आईपी कॉन्फ़िग स्पेस ओपी कॉन्फ़िग हो गया। और मुझे यहाँ पर एक फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, ये इसको कॉपी करा। और मैंने यहाँ पर बहुत ही एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, तो इंटरव्यू में कहीं फेल नहीं होना। और जैसे जैसे हायरिंग होती जाए ना, या जहाँ कहीं भी है, तो आप अपना चाहो तो मुझे शेयर कर सकते हो, कहाँ पर काम कर रहे हो, क्या है। मैं लिंक्डइन पर अटैच कर दूंगा। 000A41C4ED20, ये मैक एड्रेस है। अब स्टार्टिंग का मैंने बोला कि आप ये जो 6 डिजिट है आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर बता दो। तो ये मैंने सिस्को कंपनी का एक मैक एड्रेस लिया, तो ये क्या दिखाएगा? सिस्को का, राइट? है ना? आप जिस भी कंपनी का एड्रेस या कार्ड इस्तेमाल हाँ कर रहे हो, सर। जिस कंपनी ने बनाया है उसका आप चाहो तो यहाँ से डिटेल निकाल सकते हो। तो आप लोगों के कोर्स वेयर में बेसिक, मैं बिल्कुल बेसिक अभी पढ़ा रहा हूँ। सीसीएनए टॉपिक कभी भी स्टार्ट नहीं है, थोड़ा सा समझ लो जिनको भी नहीं आइडिया। आई थिंक कुछ ना कुछ तो समझने को मिल ही रहा होगा। और आंसर के अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि 3-4 लोगों को जो पता है बता रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं पता इसीलिए नहीं बोल रहे हैं।
है ना। तो कोई नहीं, सही चलो बोला अभी है। अब मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ, जैसे बेसिक ये सारी चीजें हैं। और मेरा क्वेरी ये है कि जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम, मैं एक ऑप्शन लेकर चल रहा था यहाँ पर, एक मिनट, कोई भी, तो हम सब लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीसीएनए के साथ सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। इवन देन सीसीएनपी एनआरसी भी आपका इसमें है ना। मैं बस बोलता नहीं हूँ कि उसमें ये कोर्स वेयर भी है। सीसीएनए में आपका सीसीएनपी भी 30-40 नहीं बल्कि अप्रॉक्स 50% या उससे भी ज्यादा कवर हो जाएगा। बट आई थिंक जब उससे ज्यादा चीजें ऐड की जाती हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत या कंफ्यूजन होता है, वो क्लियर नहीं होता टॉपिक, और वो लैब भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके लिए एक नेक्स्ट सर्टिफिकेशन करना होता है। जब आप इनकोर के किसी भी ऐसे कंसंट्रेशन एग्जाम के लिए जब आप सर्टिफिकेट चूज करते हो, ऐसी सारी चीजें। बट एज अ प्राइमरी सर्टिफिकेशन का जो पार्ट है, इसमें मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है, सीसीएनपी एनआरसी ऐसे कुछ करके। तो ये है, अगर आप चेक करेंगे, मैं कुछ गाइड करता हूँ, लेट मी शो। आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या चीजें आप कर रहे हैं। जैसे सीसीएनपी, मैंने एक सिंपल यहाँ पर वर्ड लिखा ENARC, ये RSI, राउटिंग स्विचिंग बेस के लिए सारी चीजें हैं। आपको 300-401, मैंने 30-35 लेक्चर कवर किया यूट्यूब पर भी, जिनको डेडिकेटेड सीसीएनपी में जाना है वो चाहे तो जा सकते हैं। अब इसमें देखो क्या है, लेयर 3 के बारे में पढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया गया है, जो कि मैं बहुत बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है, बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरप्राइज लेवल की सर्विसेज हैं जिसमें हम लोग देखेंगे, मैनेज करेंगे। ऑटोमेशन वगैरह है, जिसके लिए थोड़ा टाइम देकर आप चाहें तो सीख सकते हैं, बट थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ऑटोमेशन के कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा, उसका वीडियो, कोड, एवरीथिंग आप देख कर चाहो तो घर पे बना सकते हो, बट कोई पूछेगा नहीं। एज अ सीसीएन इंजीनियर कोई डिमांड भी नहीं, कोई इंटरव्यू भी नहीं। वीपीएन वगैरह की सर्विसेज है, वीपीएन में बढ़ा दूंगा विथ लैब, ये सब चीजें हैं। एंड अगर मैं सर मुझे जैसे सीसीएनए डेवनेट जो है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो सीसीएनए करने के बाद क्या मैं उधर जा सकता हूँ सीसीएनए डेवनेट? हाँ देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फिल्टरिंग, जोन स्प्लिट, हॉरिजॉन रूट, रूट पॉइजनिंग, ये सब आपको पढ़ाया जाता है, सब कुछ ठीक है। और ये जीआरपी वगैरह भी आपको पढ़ाया जाता है, ओएसपीएफ भी आपको, वर्जन 3 वगैरह भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा। बीजीपी मैं सीसीएनए में ऐड भी करता हूँ, नहीं भी करता हूँ, टाइम बचा लास्ट में तो कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। टाइम मिला तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, बहुत आसान है कॉन्फ़िगरेशन। वीपीएन की टोपोलॉजी मैं कॉन्फ़िगर करा दूंगा लाइव। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में हम लोग AAA, TSCS, रेडियस, ये सब कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं पिछले बैच में भी कराया था, और ये सारी चीजें होती हैं। तो हाँ, HTTP ये सब तो सर आपको ट्रबल ट्रबल शूटिंग भी बताओगे सर आप? हाँ, ट्रबल शूटिंग क्या होता है, आप मुझे बताइए, ट्रबल शूटिंग क्या होता है। ये ट्रबल मार्केट शूटिंग में का सर किसने बना रखा है, मतलब कि ट्रबल शूटिंग की अलग क्लास होती है। इस तरह ऐसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मुझे मतलब थोड़ा क्लियर करो, सभी लोग अपना अपना मतलब जो भी है ओपिनियन शेयर करो कि ये ट्रबल शूटिंग की अलग कोई क्लास होती है क्या, या अलग कोई स्टडी होती है, ट्रबल शूटिंग एक्चुअली क्या सर होता है। जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जो हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, हम्म। वो ट्रबल शूटिंग, वो क्लास स्पेशल होता नहीं है इसका। हाँ। प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है ना सर, और फिर फंस जाते हैं, उसको फिर सॉल्व करते हैं, उसको ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। तो मेरा ऐसा कहने का एक मतलब उस एक चीज को क्लियर रखो ना, ट्रबल कौन मार्केट में बना रखा है कि ट्रबल शूटिंग थोड़ा का वो होता है। कंफ्यूजन है, कुछ कुछ लोग देखो, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं मेरे कि कहने का मतलब ये सिस्को है, ट्रबल पैकेट शूटिंग ट्रेसर को में क्या है बिल्कुल और रियल लाइफ राउटर में। कोई डिफरेंस नहीं, एक एक कमांड कॉपी पेस्ट करके चलती है हाँ ना। मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम्म। कंफ्यूज होके आंसर दे, तो ऐसा ही कुछ कंफ्यूज थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, हाँ, मेरे कहने का कंफ्यूज है। मतलब
हाँ, कंफ्यूजन जहां कहीं होगा वहीं आप समझते हो कि ऐसी, ये पूरा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ लगभग में, ठीक है, A to Z सारी चीजें, ये सब आपको हाँ। विद लैब सब कुछ कराया जाएगा। अब क्या चाहते हो कि अगर मैं एक वेबसाइट बनाऊं तो उसके अंदर कोड गड़बड़ कर दूं और फिर वही सही करूं? अगर थोड़ा मैं ऐसा कर सकता हूं या ऐसा मैं करना जानता हूं कि कोड को मैं सही कर सकता हूं, तो ट्रबल शूटिंग के अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको DHCP कॉन्फ़िगर कर रहे हो कंपनी में और DHCP IP नहीं दे रहा है इंडस्ट्री में, तो ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि आप चेक करो DHCP प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपको DHCP कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूट सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग स्टेप बाय स्टेप सब पता है, तो ट्रबल शूटिंग वही है, हम तुरंत चेक कर लेंगे, है ना। यस। तो ट्रबल शूटिंग कोई अलग से ओके सर। सिनेरियो और उसको मत लेकर चलिए, ये दिमाग में रहेगा तो समझ लो कि जैसे नहीं होता है कि देखो, अब जब आप एक फल खरीदने जाते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लिया कि आपने अखरोट खरीद लिया, है ना। अब अखरोट जब आप खरीद कर लेकर आते हो, तो आप क्या करते हो, उसको तोड़ते हो तो उसका छिलका भी खा जाते हो, मतलब उसके ऊपर की चीजें? नहीं ना। तो इंडस्ट्री में, नहीं मार्केट सर। में बहुत सारे ऐसे सिनेरियो लोगों ने बना दिया है। अगर ये होता ही नहीं ना, तो स्टूडेंट आई थिंक 40% और पॉजिटिव और मोटिवेटेड होता कि हम जो पढ़ रहे हैं यही चीज करना है ना। लेकिन एक नहीं होता है कि माइंड में वो क्वेरी डाल रखा है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग अच्छी चीज है, डायग्नोज करना और चीजों को, लेकिन नॉलेज अगर है तो ट्रबल शूटिंग आपको समझ लो, या कभी भी प्रॉब्लम आने पर उस चीज को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मेन चीज है नॉलेज, कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका A to Z सब जानो, है ना। हमारा काम है सॉल्यूशन ढूंढना, लोग प्रॉब्लम ढूंढना सिखा देते हैं। हम्म। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने पूछा कि बताइए यह है क्या। तो फिर पता ही नहीं है यह है क्या, आप शायद पता चला होगा। तो सिंपल, अगर हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, है ना, एज पर सिलेबस भी जाना जरूरी है ना। कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर AD की बात हो रही है तो फिर अब क्लाउड के अंदर AD का इंस्टेंस कैसे रन होता है वो भी क्वेरी आ जाए दिमाग में फिर तो ट्रबल शूटिंग ही करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम, है ट्रबल ना। शूटिंग के अंदर ट्रबल शूट हो जाएगा सर। हाँ, फिर वो, और वो सॉल्व भी नहीं होगा। हाँ। तो स्टेप बाय स्टेप सब कवर होगा, विद ट्रबल शूटिंग होगा। आप क्लियर? आप लोग क्वेरी करना, हम उसमें ट्रबल शूट। ओके डन सर। हाँ, लेकिन जेन्युइन क्वेरीज, अनवांटेड इंटीग्रेट नहीं होना चाहिए टॉपिक के अंदर। उतना पावर भी होना चाहिए सबके अंदर कि अगर कोई चीज इस लेवल पे दी जा रही है तो उसको कवर करें, वैसे टॉपिक ही बहुत इनफ है। तो ये देख रहे हो ना आप, सिलेबस पता चला ये, NRC के एग्जाम हाँ में सर। सब कवर होगा। और ये देखना आप, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर, TSCS, रेडियस, STTP, SMTP, GRP, OSPF, DSCP, फेलोवर, वट एवर, जो भी HSRP वगैरह, एक एक चीज मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा, ठीक है। अब मैं भी ऐड करूंगा अपने कोर्स वेयर में CCNA प्लस सिक्योरिटी प्लस CCNP NRC है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, करें क्या, है कुछ नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। NIC के बारे में क्लियर हो गया। मेरा क्वेरी ये था कि हम सब लोग सिक्योरिटी पार्ट भी पढ़ रहे हैं ना CCNA का, या एक नेटवर्क इंजीनियर के प्रोफाइल के साथ सिक्योरिटी के भी सिलेबस मैंने ऐड किया है। तो एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर आपको एक मैक एड्रेस अगर दिया जाता है, और इसका, या मान लिया कि आपके पास, ऐसा होगा नहीं, आप लोग अभी दूसरी प्रोफाइल पर है, मान लिया कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिक्योरिटी इंजीनियर अगर ऐसा सोचता है, या एक मैं सिनेरियो देता हूँ कि आपके सिस्टम पे कोई अटैक हुआ, आपने फोरेंसिस डिटेल मतलब कि इंफॉर्मेशन गैदर किया, और बैकएंड में पूरा प्रोसेस आपने देखा कैसे कैसे क्या है, कोई लॉग या हैकर अटैकर द्वारा कोई ऐसा प्रोग्राम है, तो आपको एक IP या मैक एड्रेस ऐसे मिल गया, है ना, जो कि आपके नेटवर्क का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अब इस प्रूफ के साथ आप क्या कर सकते हो? अब देखें, थोड़ा सा सभी लोग थोड़ा सा एक्टिवली आंसर करें, 1 बाय 1। नीचे तो बिल्कुल ऊपर से 3 4 लोगों के अलावा सब साइलेंट है।
मतलब एज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि ये एड्रेस मुझे मिला, अब मैं क्या सपोर्ट दे सकता हूँ इस एड्रेस के थ्रू। क्या सर ट्रेस कर सकते हैं यदि हम ये वाला एड्रेस के वेंडर पता चल सकता है या डिवाइस कहाँ है वो भी पता चल सकती है? हाँ, डिवाइस का लोकेशन पता चल जाएगा, वेंडर पता चल जाएगा। उस साइड का आईएसपी भी पता चल जाएगा। कैसे? आईपी सर। तो पब्लिक आईपी नहीं, मिलेगी। वो तो फिर मैक से हमें पता करना है ना सर। वो तो पब्लिक आईपी पता चलेगी ना, आईपी का जो बता रहे हैं लोकेशन, लोकेशन पता चल सकता है बट किसको बिल हुआ है सर वो पता चलेगा। हाँ, आप ये नहीं पता कर सकते कि इसी आईएसपी ने इसको दिया है, मतलब वो कहाँ से ये एग्जीक्यूट कर रहा है ना। आप ये देख सकते हो कि हाँ, इंडिया के जियो से ये इसको सर्विस मिल रही है ना। अब एक इनका टीयर नेटवर्क होता है जो कि 10 स्टेट को वहां से सर्विस दी जा रही है। तो आप किसी भी स्टेट के मैक एड्रेस का आईपी का ऐसे देखेंगे तो दिखाएगा जियो हैदराबाद। अब पता चले वहीं से मुंबई वाले भी यूजर वहीं से कनेक्टिविटी ले रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ सर। तो इन सब चीजों तब में कंफ्यूजन हो जाएगा स्पूफ करके भी एग्जैक्ट। देख सकते हैं। हाँ, बट हाँ ये देख सकते हो कि हाँ ये तो इसी कंपनी का नेटवर्क है, कंपनी या वेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हो किस कंपनी का ये एड्रेस है। मान लिया कि सिस्को का, एचपी का, वॉट ये पता चल जाएगा। और क्या प्रूफ निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कुछ और बताइए, ऐसे ऐसे हम और जाएंगे। किसको किसको सर बिल हुआ है सर। सर वेंडर वेंडर अगर निकले, फॉर एग्जांपल अगर सिस्को का हो गया, तो हम्म, सिस्को कंपनी का इंफॉर्मेशन हम लोग को विज से इंफॉर्मेशन निकाल के उसका डेटा, उसकी डीएनए, उसकी डिटेल्स जो है वो निकाल सकते हैं। हाँ, मान लिया कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये सिस्को का है, तो सिस्को के पास अगर हम जाएं, अब जाने के लिए वैसा नहीं कि इनका कहीं ऑफिस बना आप तुरंत ऐसे पहुंच जाएंगे कि ये ट्रबल शूटिंग है, ऐसा करना है। बट आप अगर पहुंच गए और आपने बोला कि ये एक एड्रेस है और इसका जांच हो रहा है और ये सारी चीजें हैं, तो वो क्या करेगा, एटलीस्ट जब भी कोई भी रजिस्ट्रेशन होगा, बिलिंग होगा, यूजर किसके नाम से वो हुआ, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। होगा होगा सर। सर। हाँ सर। हो जाएगा। होगा सर। तो ये मान यस लिया सर। कि रोहन ने खरीदा इस एड्रेस का लैपटॉप, है ना। अब जब एड्रेस लैपटॉप खरीदा जाता है तो उसका सीरीज नंबर, उसका सीरियल नंबर सब नोट करता किया जाता है बिल में, है ना। पहले तो नहीं होता था, अब होता है बिल एड्रेस प्रूफ। और आज भी एड्रेस प्रूफ कौन लेता है? कोई नहीं आप ले, लोग डिवाइसेस इंडिया में खरीदते हो, कोई एड्रेस प्रूफ लगता है? कुछ बाहर नहीं। के जो लोग हैं वो बताएं, बाहर जो लोग अभी आप में से हैं, आप लोग कोई डिवाइस लैपटॉप लेते हो तो क्या एड्रेस प्रूफ लगता है या बस इंडिया में नहीं लगता? नहीं लगता सर। बाहर नहीं भी नहीं लगता नहीं, लगता। एड्रेस नहीं लगता नहीं है। नहीं जो लगता जब जी, नहीं कंपनी लगता। में आप जाओगे, जो कुरियर आता है और जिस कंपनी से आता है उसको एंट्री के लिए लगता है, लेकिन डिवाइस के लिए। हाँ, बट ऐसे मैं शोरूम पे गया और मैंने वहां से बोला कि ये 50,000 रुपए लो, मुझे ये लैपटॉप दे दो, तो वो नाम पूछता और ये सब, अगर गलत नाम बता दे तो एड्रेस वेरिफिकेशन तो होता नहीं, है ना। नहीं। हाँ सर। नहीं। इंडिया में तो सर इतना सारा रिफर्बिश सिस्टम चल रहा है कि जिसमें बिल भी नहीं लगता है। बिल भी नहीं लगता है। लैपटॉप। तो अगर आप इंटरनेट पर देखें आज, इस तरीके से ये सब एड्रेसेस सर्कुलेट हो चुके हैं कि इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एग्जैक्ट यूजर के साथ कर पाना मुश्किल है ना। हम डिवाइस लेते हैं, साल भर बाद बेच देते हैं दूसरे को, दूसरा वाला उसको उसके थ्रू अब एक्स वेबसाइट हैक करके वो कर दे, बाद में पकड़ा भी कौन जाएगा? मेरे नाम से बिलिंग है। हाँ, जिसके नाम से बिलिंग मोबाइल आप होती है। किसी का चुरा लेते हो, ट्रैकिंग में लगा है और तीसरा बंदा उधर जाकर क्या कर रहा है, उसके थ्रू क्रिमिनल से या ऐसे आईएसआईएस बातें कर लिया इधर उधर, तो फिर कौन उठा कर लिया, ले लिया जाएगा? जिसका फोन था, जो ओनर होगा सर उसका। जो ओनर होगा। और दूसरे ने क्या किया, उसका वो है। इसीलिए रिपोर्ट कराई जाती है कि आपकी ऐसे डिवाइसेस जब कभी हो, बट नहीं जानकारी होने की वजह से कहते हैं मोबाइल था, 5,000 रुपए का छोड़ो, जाने तो गिर गया तो गिर गया, ये सारी चीजें। बस उसके एड्रेसेस और इससे रिलेटेड एक लोकल पुलिस स्टेशन जरूर उसका ये सारी चीजें करी जाएं। और ये सिक्योरिटी इसीलिए पढ़ने का टॉपिक जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आप इसमें यही है कि जितना इन्वेस्टिगेशन टाइप का आपका माइंड होगा, जितना आप नहीं होता है कि अपने उसको ट्रिगर कर पाएंगे,
उतना बेटर तरीके से आपको सिक्योरिटी समझ में आएगी। यह सब है, एक पॉइंट था तो चलो अंदर हम काफी चले गए, देख लिया। जवाब यहाँ तो बता दीजिए, क्या करेंगे? है, मैक मिल जाएगा तो क्या करेंगे, वो तो बता दीजिए। वो आगे अभी सब मजा ले लेंगे तो लास्ट में कैसे प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी तो लास्ट तक पहुंचे तो फिर देखेंगे मैक एड्रेस की क्लोनिंग, स्पूफिंग, व्हाटएवर क्या है कैसे है। तो ये सारी सर्विसेज हैं। एक कंपनी के अंदर ऐसी भी डिवाइसेस आपको मिलेंगी जिधर रैक वगैरह कॉन्फ़िगर होगा, और इस रैक वगैरह में आप क्या कर सकते हो, राउटर स्विच वगैरह मैनेज कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें होती हैं। सर्वर भी लगे होते हैं हाँ, साथ में। अगर विकास को कोई इशू ना हो तो अपना रैक यहाँ वो कर सकते हैं, हाँ अगर दिखा। वर्क स्टेशन पर है, नहीं तो फिर कोई नहीं। नहीं सर, वर्क स्टेशन पे हूँ। मैं मोबाइल से कनेक्ट करूँ? हाँ, चाहे जिससे भी कनेक्ट करिए, आप कनेक्ट कर लो, मैं 1 मिनट में। बाकी जो लोग भी रैक या कहीं ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं वो करते तो मैं दिखाता हूँ कैसे क्या है, 1 मिनट टाइम दो आप। है सर, हमारे भी है यहाँ पे। नहीं नहीं, तो पर्सनल के लिए मैं पर्सनल दिखा रहा हूँ, कंपनी का नहीं, अच्छा जी। क्योंकि ठीक है। कंपनी के बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटीज होती है, लीक हो जाएगी तो दिक्कत होगा, है ना। हाँ क्योंकि सेशन मैं भी कहाँ पर ये अपलोड कर दूंगा, वेबसाइट पर, या क्या कितने लोग कहाँ कहाँ से उसको देखेंगे, है ना। तो पर्सनल जो नेटवर्क रैक है उसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। सर जस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। पंखा कम कर ले, कम चल रहा है। मैं काम करके वो नीचे गए हुए थे तो छूट स्लो कर दिए थे। हेलो, कपूर जलाया था ना गुरुजी? म्यूट म्यूट कर लो यार, इतनी सारी आवाजें। सर आवाज आ रही है? किस डिवाइस को होस्ट बनाना है, आप उसी पर कैसे, क्या जूम के ही थ्रू वेबकैम वो कर रहे हैं कि कैसे, कौन सी डिवाइस का, दोनों एक ही नाम से आपका? जिधर अनम्यूट है उसी को होस्ट बनाए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है शेयर? आवाज नहीं आ रही विकास, उधर अनम्यूट करो आप पहले। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, होस्ट बना दे इसी को। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है अब। अच्छा, एक मिनट वीडियो चालू करता हूँ।
मैं क्यों दिख रहा हूँ? ये है सर। दिख रहा है सबको? ये सबसे ऊपर पैच पैनल लगा हुआ है, फिर यार मैंने स्विच है, ये मेरा राउटर है टीपी लिंक का। एक मिनट लगता है कुछ लगा। ये ऐसा सेटअप है, ये सर्वर लगाया हुआ है मैंने एचपी का। ओके। फिर तो ये स्टोरेज है दो मेरे पास, नेट गियर का क्लाउड स्टोरेज। इसके नीचे यूपीएस लगा हुआ है, पूरा ये ऐसा सर्वर है। क्लियरली दिख रहा है सबको? हाँ जी बड़ी दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। यस सर। ओके। मेरे स्क्रीन पर अभी आया। तो देखो यहाँ पर सेटअप है। हाँ जी। अब कोई हाँ, ऑफिस में सबके लगा होगा, लेकिन इस पर काम करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो डिवाइसेस हैं वो इस तरीके से ही सेटअप होती हैं, ऑर्गेनाइज वे से। और अभी जो क्लाइंट का था मेरे पास वो पड़ा हुआ है, मैं शेयर करता हूँ अभी वो विकास जो लास्ट टाइम फाइबर वगैरह का ये था। मेरा एक्चुअल लैब सेटअप जो मैंने बताया था ना किया हुआ है। हम्म। तो यहाँ से मैं क्लास अटेंड करता हूँ, अच्छा। और जस्ट पीछे ये मेरा आर&डी जो बहुत गंदा है। ये एक कंपनी का सर्वर ये पड़ा है, ये दूसरा पड़ा है। 3-4 दिन से लगा हुआ हूँ एक काम में, अच्छा। एक ये चीज कर रहा था, पर मैनेज करता हूँ, हर 15 दिन में एक बार सफाई करता हूँ। ये एक कंपनी का सर्वर आया हुआ है, हम्म। ये काफी पर सर्विस साफ है जी, काफी साफ है। क्या? हाँ, ये इंडस्ट्री में सर्विस, तो नीचे हाँ पड़ा होता है ऐसे। नहीं बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल। एक्चुअल दिखाता हूँ मैं आपको, एक हकीकत क्या है। तो फटाफट अभी हटा दिया मैंने, ये है एक्चुअल अभी। ठीक है सर, बढ़िया है जी। तो क्या है ये, इन्होंने मतलब कि काफी टाइम से ये कनेक्ट है हमारे साथ, और साथ 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 में काफी लैब सेटअप इन्होंने किया और सब ये उस चीजें। टाइम नहीं था इतना सब चीज। हाँ, तो एक एक चीज लेकर कैसे सेटअप है, सर्वर वगैरह का कोर्स ये कर चुके हैं। तो और एक नहीं, दो दो बार ज्वाइन करके किया इन्होंने। और ये सारी सर चीजें मैं, हाँ, जैसे सर आप बता रहे थे पर्सनली यूज करती हैं, तो ये सब कैसे, मतलब पर्सनली किस किस पर, सिर्फ सीखने के लिए या सिर्फ सीखने कोई के लिए इन्वेस्ट किया गया सर्टिफिकेट? है। क्या बात है जी। हाँ, ये पूरा लोकेशन, पूरा लैब मेरा सीखने का है सिर्फ। बहुत है बढ़िया है ना? सर ये। बहुत तो बढ़िया सारा अच्छा है, सेटअप, हाँ सेटअप करके रखे हैं अपना। तो हिसाब से जैसे नहीं सेटअप। होता है कि जब इस तरीके का कोई भी, जैसे कि आप जब चीजें देखो अपनी स्किल के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अब ये एएमसी ले सकते हैं किसी का पूरा कॉन्फिडेंटली कि हम इस तरीके से सेटअप करके, किसी भी कंपनी का नया हो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना हो, ये सारी चीजें तो बहुत ही आसानी से वो क्लियर हो जाएगी, है ना? जी। और इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बट इधर तो लोग फीस को ही लेकर लड़ाइयाँ करते हैं। तो कहाँ से देखो, डेवलपमेंट वहीं होना है जहां पर आप इन्वेस्ट करोगे, है ना? इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है, और जितना इन्वेस्ट करके आप अपने ऊपर काम कर लेंगे इधर आने वाले समय पर, उतना सक्सेसफुल इंजीनियर बनेंगे। अगर इस फील्ड में ग्रो ही करना है तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों को इन्वेस्ट और सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। एक कोर्सेस में नहीं, जितने सीख सकते हैं, जैसे भी सीख सकते हैं, जहां से भी सीख सकते हैं वो करना होगा, राइट? तो एक ग्रोइंग फील्ड में आप कर पाते हो और चीज़ें मैनेज कर पाते हो। इस रैक के साथ आई थिंक सभी लोगों का इंटरेक्शन नहीं होगा। आप भले ही 2-4 साल से भी काम कर रहे होंगे ना, तो रैक में बेसिक नेटवर्किंग का ही काम कर पाएंगे। सर्वर, इनकी क्वेरीज, इनका कैसे डोमेन रोल या कुछ भी ऐसे मैनेज मेंटेन करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो वो टीम करती है, टॉप टीम जो एडमिन टीम होती है ना, जिनके पास उस लेवल के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं धीरे धीरे, वही मैनेज करते हैं। बट इन सब चीज़ों के साथ आप काफ़ी अच्छे से अपने सभी कॉन्सेप्ट को मैनेज कर सकते हो, है ना? जी सर। और मैं यहाँ पर दिखाऊं, जैसे कि क्लाइंट वगैरह का भी सेटअप इन लोगों ने, इन्होंने किया था। ये एक सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पर भी ये, है ना विकास? हाँ सर, ये अभी कुछ दिन पहले का है। हाँ, तो ये भी सेटअप इन्हीं का है और सब मैनेज किया है।
यहाँ पर 300 क्लाइंट्स का बैठने का व्यवस्था था, हम्म। उस हिसाब से ये सेटअप किया था। तो आप लोग देख सकते हो कैसे चीजें ऑर्गेनाइज करी गई हैं, ये सब है। इन रैक को समझने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट समझना होता है कि इनकी टैगिंग, इनके पैच पैनल के बारे में, पावर सप्लाई के बारे में पूरा एक मैनेज डिटेल होनी चाहिए कि कैसे क्या है। पावर सप्लाई यूनिट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैं मेरे रैक में दिखाऊं सर पीछे से कैसा सेटअप है? पावर सप्लाई यूनिट भी इस रैक में लगा होता है। हाँ, रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा वो क्या वो नहीं है। आगे एक बार फिर हम दिखाएंगे जब रैक कोई बनाएंगे तो उसका वर्चुअल चीज करके हम दिखाएंगे कहाँ से कैसे क्या हो रहा है ना, जब टोपोलॉजी मेंटेन करेंगे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इन सारी चीज़ों के साथ। ओके, तो ये है। बड़े रैक में पावर पीडीयू लगा हुआ होता है पीछे, हाँ, अलग स्लॉट्स के। नहीं तो सबसे टॉप पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा दिया जाता है, ये खाली जगह है। हाँ, वहाँ पर यहाँ इसका पर भी लगा। लगा हुआ है, हम्म। वो पीछे से एक्सेस और होगा। पैच पैनल की कोई बात किया था, तो पैच पैनल भी लगाने का जो क्वेरी किया था किसी ने कि पैच पैनल भी तो लगा सकते हैं, तो वो इन सब रैक के अंदर आप लगा सकते हो जहाँ ये पर इतने कनेक्शन की ज़रूरत हो, राइट। और पैनल लगा हुआ ही है हाँ जो सर, मेरी क्वेरी थी सर पैच पैनल। हम्म, तो ये सब बिल्कुल स्विच की तरह होगा। ऐसे तो इमेज में क्लियरली नहीं हो रहा है, बट आई थिंक ये जो ऊपर है ये स्विच है और इसके नीचे कुछ है, ये पैच पैनल शायद सर दिख। ये जो पैच पैनल लगाते हैं केबल को मैनेज करने के लिए लगाते हैं ना? नहीं नहीं, केबल को मैनेज करने के लिए हमारे पास केबल मैनेजर, केबल टाई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। केबल मैनेजर होता है, केबल टाई होता है। केबल मैनेज करने के लिए नहीं होता है, पोर्ट को या पोर्ट नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए है ना, और नंबर्स ऑफ क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए जब बहुत सारे होते हैं तो इन सब चीज़ों के बिहाफ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी जाती है, राइट। पोर्ट को ट्रेस करने के ओके। लिए सबसे मेन यूज होता है। किसी यूजर को कोई इशू आ रहा है तो इतने सब में हर एक पोर्ट के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है उनका। एंड जिसको टैगिंग बोलते हैं। जैसे मान लिया कि ये है, अब इस केबल के ऊपर एक टैग यहाँ पर होगा, है ना, हाँ, वही है बहुत सारा। यही है। तो इस पे लिखा होता है कि ये मान लिया कि सर्वर 1 के लिए है, तो कुछ भी टैग में लिख सकते हैं पहचानने के लिए कि ये केबल सर्वर 1 का है। इससे क्या होगा कि आप एग्जैक्टली तुरंत सर्वर 1 में अगर नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं पोर्ट वगैरह प्रॉपर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसमें क्या है। अगर यहाँ से ऑफ है तो मीन्स हो सकता हो कि केबल कनेक्टिविटी का, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अगर लाइट वगैरह ग्रीन है, बिल्कुल डेड है, तो मीन्स हमारा कनेक्टिविटी ही इशू है ना। अगर लाइट ओके है कनेक्शन का, तो हम लोग फिर उसमें नेटवर्क आईपी और ये सारी चीज़ें देखकर मेंटेन और मैनेज करते हैं ना, तो इजी हो जाता है। रैक वगैरह चाहे जितना भी बड़ा हो, टैगिंग से हम आसानी से पहचान लेते हैं कि हाँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, राइट। सर हम्म। सर ये मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या वो को टर्मिनल में देखेंगे या पूरे ये रैक में ही देखेंगे एक एक करके कहाँ पे? कहीं देखिए, अगर मान लिया कि हमारा ये कोई केबल है, ये ब्लू वाली मान लिया केबल, सर्वर एक लगा हुआ है और उस सर्वर पर हमारा मान लिया कि एक वेबसाइट चल रही है, ठीक है, उसमें कोई इशू है और वो एक्सेस नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्टिविटी वगैरह चेक करेंगे अपने क्लाइंट का भी कि वो नेटवर्क में प्रॉपर है कि नहीं है, गेटवे से पिंग करेंगे और टर्मिनल के भी थ्रू वो पिंग करके देख सकते हो, मॉनिटरिंग टूल के भी थ्रू देख सकते हो, और नंबर ऑफ पोर्ट पर आकर देखेंगे कि क्लाइंट किस पोर्ट से कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन कैसा है। क्लाइंट के पीसी पर भी वो डिटेक्ट करता है, मतलब कि मैक वो जो एनआईसी कार्ड होता है उस पर भी जो लाइट है वो ग्रीन है या येलो है, दोनों है, कैसे है, ठीक। बिल्कुल लाइट ही नहीं है तो मीन्स हमारा फिजिकल कनेक्शन एरर है ना। फिर केबल वगैरह सर को, ये येलो लाइट होती है, मतलब इसका मतलब येलो लाइट का मतलब क्या होता है? हाँ येलो ग्रीन इन सब का आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा सिनेरियो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो ये सब कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स होते हैं, ओके। बाकी जब आप टर्मिनल पर चेक करना चाहो तो उसके भी थ्रू चेक कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं, मैं उन सब कमांड्स को एक एक करके दिखाते हुए ही आगे एक एक चीज़ लेकर चलूंगा। डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दिया जाता है इंक्लूडिंग टैग, जो टैग नंबर होता है वो आप चाहो तो यहाँ से नहीं आना पड़ेगा, आप उसी इंटरफेस से चेक कर लोगे थ्रू टर्मिनल कि हमारे इस इंटरफेस का क्या डिटेल्स है, किसके लिए है, ठीक है। तो वो सब आपको मिल जाता है कि आपका स्विच है, स्विच को एक्सेस किया, स्विच पर नंबर 3 का जो पोर्ट है वो किसके लिए है, अप है डाउन है, चेक करने के लिए सिंपल उसके लिए कुछ कमांड्स हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, ओके।
नॉलेज है सर तो अगर ट्रबल शूट। सर इसमें एक डाउट था। हम्म जी सर, अंकित बोल रहा हूँ। आ रही है बताइए। सर आवाज मेरी? हम्म। सर ये जो स्विचेस ऊपर लगे हुए हैं वो जो भी पैच पैनल है, तो पैच पैनल का काम क्या है? मीन्स स्विचेस से जो पोर्ट्स में मीन्स कस्टमर हमारे ज्यादा हैं तो हम पैच पैनल का क्या यूज करते हैं? तो मुझे इसमें डाउट तो था। उन कस्टमर्स को हम कनेक्टिविटी या इंटरफेस दे सकते हैं, है ना, कनेक्शन दे एक सकते हैं। इंटरफेस से मतलब एक स्विच से पोर्ट उठा के मैं एक पैच पैनल पे लगाया और बाकी पैच पैनल में जो पोर्ट्स हैं वो मतलब वो सारे कस्टमर है हमारे मीन्स। हाँ, ओहो, ऐसा कर सकते हैं। ओके ओके एक ओके, यहाँ एक पर समझे इस समझे समझे। सिनेरियो में जो पैच पैनल यूज किया है ना, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो डेस्क है और सर्वर रूम है वो फिक्स है, पर वहां पर काम करने वाले लोग और सप्लायर बदलते रहते हैं। तो जब हमको स्विच रिप्लेस करना होता है ना, तब हमको पूरा केबल संभालना नहीं पड़ता है, सिर्फ स्विच निकालते हैं और हम पैच कोड लगा के स्विच रिप्लेस कर देते हैं। हम्म उस टाइप पर्पज से यहाँ पर पैच पैनल लगा है कि जो हाँ एंड कनेक्शन है वो स्टेबल रहे। हम यहाँ पर डिवाइसेस बदल सकते हैं जब भी कुछ चेंजेस आता है तो। और जो आपके पैच पैनल्स होते हैं ना वो स्प्लिटेड होते हैं। अगर आप सिंगल मतलब ऐसे एक एक सर्किट बोर्ड के साथ देखेंगे तो वो भी मार्केट में मिलेगा। उसमें भी आपके क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ सर्किट्स होते हैं, राइट। समझ रहे हैं आप, जैसे कि जरूरी नहीं है कि अगर पैच पैनल 48 पोर्ट का है तो वो सब आपस में कनेक्टेड हो। जी सर। उसमें भी क्या होता है कि मान लिया कि 8 का एक अलग सेगमेंट है, 8 का एक अलग सेगमेंट है, ऐसा है। हाँ, पैच पैनल तो में जो सर सर्किट होता है तो वो सर वो तीन। 8 सेगमेंट का अलग है, 8 सेगमेंट है, तो उनको आपस में कम्युनिकेट कराने का भी तो सर कुछ होता होगा ना, मतलब आपस में communicate। हाँ, उसमें आप देखेंगे तो वो एक ग्रुप है तो वो आपस में कनेक्ट होगा, राइट। और सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू केबल, राइट। तो बहुत सारे ओके ऐसे तरीके से डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं जिनको मैनेज और कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके। ओके सर। तो अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन वगैरह है, आगे हम लोग जब डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन सब देखेंगे तो रैक सेटअप कैसे होता है आप बस कॉन्फ़िगरेशन और अच्छे से चीज़ें समझ जाते हो। इस सॉफ्टवेयर पर भी अगर आपने समझ लिया तो आपको यहाँ पर एक फिजिकल इन्वायरमेंट मिलता है जिसके सेटअप से आप समझ जाओगे कि अगर हमने यहाँ पे 100 कंप्यूटर, 4 स्विचेज, 2 राउटर, 3 फायरवॉल, कुछ ऐसा एक वैन टोपोलॉजी क्रिएट किया है तो उनको रैक के अंदर कैसे सेटअप करेंगे, उनका टैग कैसे बनाएंगे, इसी टोपोलॉजी को आप डायरेक्टली अपने इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपने कनेक्शन सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर कर दिया तो आप डायरेक्टली वही चीज़ क्या कर सकते हो, इंडस्ट्री में वो हेल्प करेगा। जैसे मान लिया कि अच्छा सर, पूरा पूरा एक नेटवर्क बनाओगे सर आप? हम्म जैसे मान लिया कि विकास आप जो भी लैब बनाए हो ये सारी चीजें एज इट इज आप एक सीपीटी के अंदर प्रोजेक्ट डिफाइन करो और आपको करना क्या है वो सब बनाइए और यहाँ पर रूट कराइए, कम्युनिकेट कराइए, प्रोटोकॉल्स अप्लाई करिए और सक्सेसफुली अगर चीज हो जाती है तो आप रैक पे इम्प्लीमेंट कर दो यही सारा प्रोजेक्ट, वही सारी कमांड्स एक्सेस करके, राइट। पेस्ट हो जाता है। कॉपी पेस्ट वो यहीं की कमांड वहां पे चल जाएगी, वो तो फाइल्स बन जाती हैं। पाइथन वगैरह के थ्रू स्क्रिप्ट वगैरह भी हो जाता है कि आप बस उस पर क्लिक मारिए वो चीज़ पूरा जाकर उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर देगा, ये सब चीज़ें भी होती हैं। ओके। यहाँ जी पर सर। सिस्को पैकेट ट्रेसर में आपका लॉजिकल जो कॉन्फ़िगरेशन करते हो फिजिकली आप देख सकते हो कि कैसे इंडस्ट्री के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट। तो कुछ आइडिया लगा कि क्या है एग्जैक्टली नेटवर्क इंजीनियर की जॉब, क्या क्या करना होगा। हाँ सर हाँ। ओके। तो बस अब हम लोग तैयार हो गए हैं एडवांस के लिए तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो। स्टार्टिंग में आपका ओके मंडे टू फ्राइडे सेशन चलेगा और मंडे टू फ्राइडे मीन्स वीक में 4 सेशन चलेगा ही चलेगा, ठीक है। बट आफ्टर 2 वीक आपका जो है सेशन मंडे टू सैटरडे हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आई थिंक जब आप लोग समझ चुके होंगे लैब और सारी चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा गैप फिर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके। तो जी मैं सर। पूरा टाइम फिर लूँगा, मंडे टू सैटरडे भी सेशन होगा और वीक में मिनिमम 4 सेशन होगा, 2-3 मतलब कि मंडे टू फ्राइडे तो बोला ही जाता है मंडे टू फ्राइडे तक होगा ही होगा, में भी कोई एक आध सेशन और भी वो हो सकता है, ठीक। तो एटलीस्ट 4 सेशन होगा मीन्स हर हफ्ते आपको 5-6 घंटे की क्लास मिलेगी और जिसमें आप आपके लिए तो वो
1 घंटे की जो क्लास होगी वो आपके लिए 3-3 4-4 घंटे का मटेरियल बनेगा, राइट? उसको देखेंगे, हाँ कवर सर। करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस हाँ वेबसाइट से आप एक्सेस करेंगे और यहीं से मिलेगा। जिनको रिकॉर्डेड 2-3 लोग अभी हैं नहीं मिला है, वो वेबसाइट सर, पर। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने सर वो sequelive.com पे मतलब रजिस्टर्ड किया था, तो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है सर उसको दिखा रहा है मतलब। हाँ, तो अब मान लिया कि जो सेशन सेम है, अब डीएससीपी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो सेम लेक्चर ही मिलेगा ना। ट्रेनर दूसरा हो या कुछ हाँ। ऐसा हो तो समझ में आए। जब सेम टॉपिक है, सेम लैब है, सेम सारी चीजें हैं, तो बार बार अपलोड करके भी तो कोई मतलब नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाएगा, है ना। स्टोरेज ओके का सर। कॉस्ट बहुत होता है क्लाउड पर। और आप जो मटेरियल एक्सेस करते हैं वो फुल एचडी क्वालिटी के होते हैं ना, एक एक चीज उसमें हाँ आपको सर। प्रॉपर दिखती है। तो ऐसा भी नहीं है कि कॉम्प्रेस करके डेटा रखें और फिर उन सब टेक्नोलॉजी के लिए भी फिर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लिनक्स सर्वर पर, राइट? हाँ सर, यही वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो ना? हाँ, बाकी कुछ वीडियोस स्टार्टिंग में यूट्यूब पर डाल दी जाती हैं, यूट्यूब पर पूरा आपको नहीं अपलोड किया जाता है। और यूट्यूब पर अच्छा अच्छा, पॉसिबल भी नहीं ओके। है हर चीज़ अपलोड करें, फिर उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन का आ जाता है इशू, फिर सिक्योरिटी के ये चैप्टर कवर कर दिया तो वो चीज़ यूट्यूब बैन कर देगा, फिर स्ट्राइक आएगी, चैनल डेड होगा, तमाम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा जो सिक्योरिटी पॉइंट के वो चीज़ें होती हैं वो ऐसे नहीं अपलोड किया जा सकता। जैसे ही आप अपलोड करते हो तुरंत यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ जाता है कि बैड है, और ऐसे 3 बार आने पर सस्पेंड हो जाता है ना, चैनल ही। ओके सर। तो हर चीज़ नहीं है। अब जैसे यूट्यूब पर भी पढ़ने वाले 15-20 घंटे का सेशन पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर 1200 से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे इस चैनल पर। तो आप देखिएगा, पढ़िएगा यहाँ से भी। अभी तो एक्सचेंज सर्वर चल रहा है। एक्सचेंज सर्वर कोई मैनेज कर रहा है इंडस्ट्री में अपने? लेटेस्ट एक्सचेंज सर्वर कम्युलेटिव अपडेट जो आया वो मैं लेकर चल रहा हूँ, तो आप इसके साथ भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दो। 40-50 लेक्चर तो मिलेगा ही, मीन्स 15-20 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर तो इधर भी आपका फ्री में मिल जाएगा। बंटू की वीडियो भी है सर इसमें? हाँ, उबंटू है, लिनक्स है, डेबियन है, काली है, पैरेट है, बैक बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत कुछ है। सर इतना आपने सारा कैसे सीख लिया? सीख गया? क्या कह रहे हैं? आप कैसे सीख गए इतना जल्दी? 2-3 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है हमको तो। हम हमें तो 2 जन्म लग जाएंगे। ये देखो, अगर मैंने देखो आईटी सेक्टर में मैंने अभी तक का अगर देखा जाए तो लगभग मैं, अगर मैं बिल्कुल जीरो से देखूं, जब मैंने इंटर किया तो मैं अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। 2009, 10 और 11 से ही मैं इसमें एंटर कर गया था। तो ग्रेजुएशन होते होते मैं बहुत, मतलब ग्रेजुएशन के एंड होने तक मैं विप्रो में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हायर कर लिया गया था 2012 में। ओह, चलो। ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर उससे भी, मतलब 13 वगैरह का लास्ट ईयर ऐसे कुछ था, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कर डाला था और ये सब। और अच्छा उस समय वो कंपनी बढ़िया वो चीज़ देती, उसी समय बहुत सारी फैसिलिटीज एज एडमिन लेवल पे मिलता था। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत टाइम देता हूँ इन सब चीज़ों में। इवन देन 15-20-20 घंटे तक टाइम दिया है एक एक दिन में। तो जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो वो मिल ही जानी है ना। यस सर। अब आप सोचिए कि 24 घंटे के समय में मैं 8 घंटे सोऊंगा या सोऊंगी, 10 घंटे, और नहीं तो फिर डार्क सर्कल बनेंगे, फिर ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, 3-4 घंटे से भी पूरी वो चीज़ हो जाती है। बस आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। मेंटल हेल्थ इज बेटर सर देन आपकी वीडियो फिजिकल आती हेल्थ। है, फिर उसके बाद सर अभी देखने के बाद फिर नोट्स बनाते हैं, फिर सुबह जॉब पे चले जाते हैं सर। बहुत कम टाइम मिल पाता है ये सर। सब है। मैंने भी जॉब के साथ 2019 तक चीज़ें मैनेज किया है जॉब के साथ, जिसमें मॉर्निंग मतलब कि 6
AM पर ही जॉब के लिए रेडी होना, 7 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना, उसके बाद शाम के 6-7 बजे तक। जब आप स्टार्टिंग होता है फ्रेशर लेवल पे तो कम समय, 8-9 घंटे में आप वापस आ जाते हो। जब एडमिन और इन सब चीज़ों पे जॉब होती है ना, तो आप कंपनी में 10 घंटा दे रहे हो या 12 घंटा, वो पता नहीं चलता, टाइम देना होता है। अगर कोई होगा उस पर तो पता होगा, है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बढ़िया कुछ वो कर रहे हैं तो इतने टाइम देकर मैं शाम को 7-8 बजे तक वापस आया, 12-12 घंटे, और उसमें चीज़ों को देखकर। तो ये भी रहता था ना, मैं जहाँ कहीं भी, तो कहीं पर भी अगर मैं हूँ और उस टीम का, तो मैं टेक्निकल हेड हूँ या फिर कुछ ऐसे हूँ, इस लेवल पर मुझे मिल जाता था। तो बस चीज़ें सीखते गए, मैनेज करते गए, एक्सपीरियंस लेते गए। आज भी एक्सपीरियंस लेते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, करते हैं, है ना। तो सर अब आप जॉब नहीं करते, आप मतलब टीचिंग करते हो आप? हाँ, अब लगभग मैं हाँ, डेडिकेटेड 3 साल से, 4 साल से तो मैं इसी चीज में हूँ। अब आउटसोर्स करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसे कहीं पे काम, और कोई सर्वर या ठीक है कोई सर। नेटवर्किंग का आ गया और फिर चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के फील्ड और इन सब चीज़ों में मेरे पास बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, सर्टिफिकेशन और इन सारी चीज़ों का। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मुझे 2020 में ऑफर किया था और ज्वाइनिंग करने के लिए साइबर सेल में, और ये सारी चीज़ों का। तो फिर उसमें अगर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसा रहता है, कोई सपोर्ट अगर वो है, तो फिर कर लेते हैं विदाउट मनी। मेरे को भी आपके जैसा होशियार बन जाना है इस चीज में। होशियार कुछ नहीं है, आप बस नहीं होता है कि जहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी दिखे उसको करने की कोशिश करो, मेंटेन मैनेज करने की कोशिश करो, उस लेवल के नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश करो, होते जाएंगे होते जाएंगे। अब हमको भी जैसे इसी इन सब कुछ डोमेन्स का आइडिया है, मुझे पूरा आईटी का थोड़ी ना कि सब कुछ वो हो गया है, और मुझे ज्यादा भागने की भी की जरूरत नहीं है। जितना डोमेन मैंने ले लिया इतना मेरे लिए बहुत है, इसमें बहुत चीजें अभी सीखनी और आगे करनी है ना। बहुत बड़ा ये फील्ड है, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हाँ देखिए, हम लोग इधर इतना प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, आपका अपडेट आ गया इसका, सिस्को का ये सिस्को का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल का नया अपडेट आया है। आई थिंक उसमें 5-7 घंटे का ट्रेनिंग भी मेरे ईमेल पर पड़ा होगा, ट्रेनिंग का। अब वो 5-7 घंटे में क्या अपडेट है वो देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही है, सीखेंगे सब चीज हो जाएगी। अभी कोई क्वेरी है तो रखें, नहीं तो एंड करें। सर एक क्वेश्चन है, तो हम्म। इस सिलेबस में मैं देख रहा हूँ कि फायरवॉल भी है, पालो ऑल्टो फायरवॉल अपने डिटेल भी है, रिकॉर्डिंग। तो वो कितना मतलब डिटेल है सीसीएनए में, मतलब पूरा ही पालो ऑल्टो अपने कवर कर दिया या फिर सीसीएनए लेवल तक ही हम लोग पढ़ेंगे? सीसीएनए में फायरवॉल है ही नहीं ना। हाँ, वो अलग से रह रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये पूरा इन तो डिटेल है अगर जैसे। फायरवॉल आप कुछ मैनेज करते हो देन ओके, अगर नहीं करते हो तो मैंने पोलो ऑल्टो भी अपलोड किया है, जिसमें हाँ, एक कंपनी का बहुत सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हो। सिस्को का ऐसे फायरवॉल आप लोगों को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे लास्ट में, है तो ना। सर फायरवॉल के बारे में नहीं बताने फिर आप? पूरी सर बात ही ये नहीं आप सुन रहे हो, पैकेट मैं कह सेक्शन रहा में हूँ हम ना, लोग कर सिस्को सकते हैं ये? ऐसे फायरवॉल, हाँ। आप इसके इसमें रूल पॉलिसी, वीपीएन, डीएससीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, टेलनेट, एसएसएच, और मतलब कि एक्सेस रूल, जो भी हमारा होता है, इनसाइड आउटसाइड नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल, सब हम लोग करेंगे। वो तो एक ही 2 लैब में हो जाएगा, सब कुछ सीख जाएंगे। है ना। बाकी पोलो वोल्टो आप पढ़ सकते हो, जिसके अंदर लाइव साइड टू साइड वीपीएन, राउटिंग, स्विचिंग सब पढ़ाया है। उसमें देखना ये तो वीजीएम के यूट्यूब पे है ना सीरीज सर में। आपके, है ना? हाँ, उस पे देखेंगे, मिल जाएगा। सर और एक क्वेश्चन था सर। हम्म। सर फायरवॉल में अगर वीपीएन यूज करते हैं तो उसको बाईपास कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। किसी भी वीपीएन वीपीएन जब आप करते हैं तो बाईपास किस सिनेरियो में लेकर आप बोल रहे हो। सर जस्ट लाइक एक क्लाइंट वीपीएन यूज करके वो कुछ यूज करना चाहते हैं कुछ अपना हम्म। प्रोडक्ट, हम्म। तो उस जगह पे फायरवॉल भी लगा हुआ तो उसको
मैंने बाईपास करना है तो वो बाईपास हो सकता है ना सर? हाँ, अगर वीपीएन का सर्वर हमारे पास है, उसका ऑथेंटिकेशन है, तो हम कर सकते हैं, है ना। बट अगर जी फायरवॉल एज अ गेटवे वहां पर इस्तेमाल किया गया है तो, और आपको आउटसाइड ट्रैफिक भेजने का ऑप्शन होना चाहिए फायरवॉल के थ्रू। ओके जैसे सिनेरियो देखना पड़ेगा ना, कि अगर मान लिया कि आपने जो हमारा फायरवॉल है वो एज ए एनआईडीएस इस्तेमाल हुआ है, राइट। तो जब हम इन साइड से कोई ट्रैफिक भेज रहे हैं तो फायरवॉल कुछ भेज रहा है कि नहीं है, मान लिया सारी ट्रैफिक ब्लॉक है, तो फिर हम कैसे और ये बाईपास बस करें। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने राउटर के साथ या जहां पर हमारी वैन ट्रैफिक लैंड हो रही है उसको देखना पड़ेगा पिंग है कि नहीं, है ना। जी तो ये सब सिनेरियोज जब प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे तो आप वीपीएन इसीलिए इस्तेमाल ही करते हो कि आप किसी भी आईएसपी या गेटवे को बाईपास कर सकते हो। बट वही गेटवे या वही सर्विस प्रोवाइडर आपको हेल्प करता है ना। जी अगर वहीं से सारा कुछ ब्लॉक है तो फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, है कि नहीं। जी तो ये, अब आईएसपी लेवल पे मान लिया कोई अगर वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन आपके इंडिया में बैन है, तो उसको जब आप इस्तेमाल करते हो अपने मोबाइल पर, जैसे मान लिया पबजी करके कुछ ऐसा था, जब बैन हो गया तो क्या हुआ था कि लोगों ने वीपीएन इस्तेमाल कर लिया, बट वो वीपीएन इस्तेमाल किसके बिहाफ पर कर रहे थे, सर्विस प्रोवाइडर, है कि नहीं। जी तो मान लिया कि अगर वहीं से वो पूरी तरीके से ब्लॉक है, वो एप्लीकेशन ही बैन था, फिर भी उन लोगों ने उसको एक्सेस किया। अब जब एप्लीकेशन को ब्लॉक किया था सर्विस प्रोवाइडर ने या हर एक आईएसपी से, तो फिर एक्सेस कैसे हुआ, वीपीएन बाईपास कैसे कर लिया। तो सिनेरियो वहां पर ये था कि हमारे आईएसपी के पास मल्टीपल्स ऑफ सर्विस एक्सेस करने के ऑप्शन है, टीसीपी का, एचटीटीपी का। तो हमने उन प्रोटोकॉल की हेल्प से क्या किया था, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया वीपीएन का, और फिर उस सब सर्विसेज अलाउड थी। अब मान लिया एचटीटीपी और ये सब चीजें बंद है आपके फायरवॉल पे जो इंडस्ट्री का है, क्योंकि इंडस्ट्री में हर चीज इनेबल नहीं होती है ना, तो फिर जी हम कहाँ से कर पाएंगे बाईपास, नहीं कर पाएंगे ना, वो सर्विस ही नहीं इनेबल है। तो समझ रहे हैं। जी तो देखेंगे जब सिक्योरिटी का पॉइंट होगा तो इसको और डेप्थ में लेकर चलेंगे, ठीक। एट लास्ट एंड करें। जी सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू।